हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन लेवल की हो या फिर आप इंट्रेंस एग्जाम बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार आईटीआई या फिर बिहार पैरामेडिकल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद आप अपना उसको जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए, जो कैंडिडेट बिहार आईटीआई या फिर बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं। और आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहते हैं तो साइंस की तैयारी आपको बिल्कुल यहाँ पे इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप सारे क्वेश्चन हल कर पाएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चनों को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही अगर इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। यानी कि आपको बताना है कि जो जिस छोटा जी का एसआई यूनिट होता है वहीं सेम यूनिट किसका होता है, जो कि नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, दाब, संवेग, विवेक, त्वरण। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि एसआई मात्रक की शुरुआत कब हुआ था। डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एसआई मात्रक जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यूज करते हैं, इसकी शुरुआत कब हुआ था। तो ये शुरुआत होता है आपको 1971 ईस्वी में। ठीक है, ये भी डायरेक्ट आपको ईयर भी पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही इसमें क्वेश्चन मेंशन किया है कौन सा वो एसआई मात्रक है जो कि जी के मान के बराबर होता है, यानी कि सेम यूनिट होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा त्वरण। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि देखिए जो त्वरण का एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और छोटा जी का मान भी वही होता है, यानी कि छोटा जी का भी यूनिट यही होता है, सेम होता है। ठीक है, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। आप सभी कैंडिडेट को याद होगा कि दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। संवेग क्या आपको केजी मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपने स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदल लेता है। देखिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्लिक कर देंगे, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता कि स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है तो उस समय हम लोग स्थितिज ऊर्जा पर क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि जब हम एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल देता है, तो ये आपको गतिज ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसका आंसर डी देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, तो ये होती है स्थित ऊर्जा, लेकिन यहाँ पे संपीड़ित स्प्रिंग है जिसको छोड़ने के बाद अपनी स्थित ऊर्जा किस में बदलेगा, तो एक गतिज ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, साथ ही यहाँ से क्वेश्चन और आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और सभी कैंडिडेट इसका रटा हुआ आंसर याद रखते हैं कि 4 गुना हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। 4 गुना क्यों होता है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 गुनी। 4 गुनी क्यों होगा, देखिए जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है क्या होता है 1/2 mv²। ठीक है, ये होता है 1/2 mv²। अब यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया किसी साइकिल की जो गति है उसको दोगुना कर दिया जाए, तो यहाँ पे जब आप भी जो वेग है अगर इसको दोगुना करेंगे तो जिसका प्रमाण मिलेगा वो 4 गुना हो ही जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो बिल्कुल आप इस फॉर्मूला को भी याद रखेंगे 1/2 mv² डायरेक्ट आपको याद रखना है गतिज ऊर्जा बराबर होता है और सभी कैंडिडेट को याद भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया है कि न्यूमेरिकल है। बहुत सारे कैंडिडेट के बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर एक न्यूमेरिकल क्लास लीजिए। तो देखिए जब आपका एग्जाम होने वाला रहेगा उससे पहले ही मैं एक स्पेशल न्यूमेरिकल क्लास लूँगा, लेकिन देखिए ये भी जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये भी न्यूमेरिकल है और मैं आपको
आपको बता रहा हूँ कि इस न्यूमेरिकल को बताने की या फिर आपको सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको देख कर आंसर बता सकते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट को आश्चर्य होगा कि सर हम इसको देख कर कैसे बना सकते हैं, न्यूमेरिकल है इसको हल करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आखिरकार ऐसे क्वेश्चन को हल कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, किसी वस्तु का द्रव्यमान m, यानी कि जो द्रव्यमान है m जो 30 kg दिया गया था वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड है, वस्तु के गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। अभी मैंने आपको बताया ना कि होता है गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। ठीक है, इस फॉर्मूले के माध्यम से आप इसका हल निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से इसका हल आप दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, तो देखिए आपको डायरेक्ट इसका आंसर डी पर क्लिक कर देना होगा। डी पर क्लिक क्यों करना होगा, देखिए सारे जो ऑप्शन दिए सारे में जो 375 375 375 375, यानी कि देखिए यूनिट सेम है और आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, आपको यूनिट पहचानना है। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर है ये नंबर सेम है, सिर्फ आपको यूनिट पहचानना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है 375 यूनिट, सेकेंड ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया 375 वाट, और यहाँ पे 375 पास्कल, और यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन मेंशन किया गया 375 जूल। तो आपको सिर्फ यहाँ पकड़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर गतिज ऊर्जा पूछा गया है, तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल में ही होता है, इसलिए आंसर जो होगा जूल ही हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट को देखना है। देखिए अगर सेम यहाँ पे वैल्यू है, आपको सिर्फ यूनिट देखना है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा पूछा जा रहा है तो गतिज ऊर्जा कभी भी न्यूटन में नहीं होगा, पास्कल में नहीं होगा, नहीं वाट में होगा। गतिज ऊर्जा हमेशा जूल में ही होगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे जूल यूनिट एक ही में दिया गया है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के बिल्कुल आसानी से आप देख कर ही बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है। किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है, तो सिंपली आप सभी कैंडिडेट याद किए होंगे P बराबर mv। ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है संवेग बराबर P बराबर mv, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला आता है, ये आपको याद होगा, द्रव्यमान गुणे वेग। यहाँ पे देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया गया है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, और इसको इंग्लिश में हम लोग P बराबर mv को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, किसके अनुसार जी का मान घटता है। तो देखिए जो जी का मान है ये आपको ऊंचाई के साथ घटता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे आपको क्या होता है, जी का मान घटता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन सी वेक्टर मात्रक नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। तो यहाँ पे वेक्टर राशि नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या मेंशन किया, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, वेक्टर मात्रक नहीं है, यानी कि यहाँ पे 3 जो राशि है वो सदिश है और सिर्फ आपको अदिश राशि बताना है। वेक्टर यानी कि सदिश राशि है और यहाँ पे आपको बताना है कौन सी वेक्टर राशि नहीं है, यानी कि आपको अदिश राशि बताना है। ठीक है, वेक्टर मतलब होता है सदिश। ठीक है, तो यहाँ पूछा है वेक्टर राशि नहीं है, यानी कि आपको अदिश राशि बताना है। तो देखिए गति और आवेग जो है ये आपको क्या है, सदिश मात्रक है। यहाँ पे परिमाण और दिशा दोनों होती है, बल भी है सदिश राशि और यहाँ पे विस्थापन भी है सदिश राशि। लेकिन यहाँ पे जो विद्युत प्रभाव है ये आपको अदिश राशि है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए डी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट को समझ नहीं आएगा कि सर कैसे हम पहचानेंगे कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अतिश राशि है। तो देखिए अब जब से मैं क्लास ले रहा हूँ बिहार ITI की या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मैंने बहुत ही इसका सिंपल सा थ्योरी बताया है। आप उस प्लेलिस्ट को देखिए, बिहार ITI वाला एक प्लेलिस्ट में रखा है, या फिर बिहार पॉलिटेक्निक के लिए। तो उस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार ये किसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। यानी कि यहाँ पे 3 कथन गलत दिए गए हैं और 1 कथन सही दिया गया और सही कथन को आपको ही बताना है। देखिए ऊर्जा संरक्षण का यही सिद्धांत है कि ऊर्जा न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये ऊर्जा है जो आपको एक से दूसरे माध्यम में बदलता रहता है। इसका सिंपल सा सिद्धांत यही है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऊर्जा तो न निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, किसी
किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे अणु और परमाणु फंस जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट को लगता है कि अणु होगा, बहुत सारे कैंडिडेट लगता है परमाणु होगा, लेकिन मैं आपको सिंपल सा एक ट्रिक ऐसा बताता हूँ जो कि आप बिल्कुल कभी भी नहीं भूलेंगे और आसानी से इसका फल निकाल पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं अणु। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अणु। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई क्या है, तो उस समय आपको अणु पे क्लिक करना है। और यही क्वेश्चन सेम रहता और यहाँ पे यौगिक की जगह तत्व दे देता, इस तत्व की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहते हैं, तो उसमें आपको परमाणु पर क्लिक करना होता है। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना होगा, देखिए यौगिक बड़ा अक्षर है तो बड़ा से हम लोग छोटा में जाएंगे यहाँ पे अणु में, और तत्व जो है छोटा अक्षर है, और तत्व जो छोटा अक्षर है, और तत्व के बारे में जब पूछा जाएगा कि तत्व की समूह इकाई कौन सी है, तो उस समय आपको परमाणु पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि यौगिक की सबसे जो छोटी संभव इकाई है ये आपको अणु है, लेकिन तत्व की जो सबसे छोटी इकाई है ये आपको परमाणु है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जिन परमाणुओं में समान उपकरणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इसको रिपीट किया गया है। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है कि जिन परमाणु कणों को हम लोग समान उपकरण के विपरीत गुण से जानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है या फिर किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग प्रतिकण से नाम जानते हैं। ठीक है, प्रतिकण यानी कि उल्टा विपरीत। ठीक है, प्रतिकण का उदाहरण क्या है? तो देखिए, प्रतिकण का जो उदाहरण है, इलेक्ट्रॉन का विपरीत क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण क्या है, तो पॉजिट्रॉन है, यानी कि उल्टा विपरीत आपको बताना होता है। ठीक है, तो यही आपको क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए, आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि जो हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसें या नोबल गैस यानी कि अक्रिय गैस, जो कि हम लोग 16वें समूह या फिर 18वें समूह के तत्वों को जानते हैं, ये हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसें जैसे कि आर्गन हो गए, नियोन हो गए, ये सारे जो यौगिक है, सभी जो गैस है, इनमें आपको क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि अम्ल का गुण नहीं है, 3 अम्ल के गुण हैं। तो क्वेश्चन क्या मेंशन किया, कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? तो फर्स्ट देखिए मेंशन किया, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। बिल्कुल अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, अम्ल स्वाद में कड़वा होता है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, अम्ल स्वाद में कड़वा नहीं होता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन ही बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत ही बताना था। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? अभी देखिए हमने पीछे देखा कि अम्ल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, और यहाँ हम लोग देखेंगे क्षार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है, यह स्वाद में कड़वा होता है। बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, ए ऑप्शन ही बिल्कुल गलत है, और जो स्वाद में खट्टा होता है वो अम्ल होता है, वो क्षार नहीं होता है। और यहाँ बोला गया कि स्वाद में खट्टा होता है, तो बिल्कुल यहीं पे गलत हो जाएगा और आपको गलत ही बताना है, तो बिल्कुल इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम केवल किस तत्व का लागू होता है? तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है ये आपको कैल्शियम तक लागू होता है, और आपको याद होगा कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका परमाणु द्रव्यमान आपको 40 होता है, जो कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंने आपको बताया कि कम से कम आपको 1 से लेकर 20 तक आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद कर लेना है। ठीक है, साथ ही आप देखिए आवर्त सारणी की बात आई है, तो आवर्त सारणी से संबंधित आपको एक बात याद रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? ये आपको मोसले के द्वारा किया गया था। अगर सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाए कि आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, अगर आधुनिक उसमें न ऐड किया जाए तो उस समय आपको मेडलिफ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, मेडलिफ ने जब कार्य शुरू किया था तब तत्वों के वर्गीकरण को कितने तत्व के रूप में जाना जाता था? तो देखिए, जब मेडलिफ ने अपना काम शुरू किया था तो उस समय वर्गीकरण किया था, उस समय जो तत्वों की संख्या थी वो सिर्फ आपको 63 थी। ठीक है, जो कि पिछली बार मुझे लगता है कि रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, और बहुत सारे कैंडिडेट को ये बात हजम नहीं होती है। मैं बोलता हूँ कि रेलवे में पूछा गया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट को लगता है कि सर हमारे एग्जाम में कैसे पूछेगा या रेलवे का क्वेश्चन, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके क्वेश्चन को कहीं पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, बिल्कुल हमारे वीडियो को देखिए, इसको आप इंजॉय कीजिए और इसको आप समझिए,
क्योंकि मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो मैं आपको समझाता हूँ, ये सिर्फ बिहार ITI बिहार पॉलिटेक्निक के लिए ही नहीं है। आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं उसमें ये बहुत ही काम आएगी आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, मेंशन किया गया है, उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। आपको उस समूह को, उस वस्तु को चयन करना है जो कि इस समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आप सिंपली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए जो नियोन है, जिनियन है और हीलियम है, ये आपको सारे जो है अक्रिय गैस है, यानी कि 18वें समूह के तत्व हैं। जो कि यहाँ पे जो जिंक है ये आपको 18वें समूह के तत्व नहीं है, इसीलिए यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, मेंशन किया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। तो यहाँ पे बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है आवर्त सारणी का, अगर आपने फोटो देखा होगा तो एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है जो कि धातुओं को अधातुओं से अलग करती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ हम लोग बायोलॉजी का भी क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को देखेंगे और जो भी कैंडिडेट बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार ITI या फिर पैरामेडिकल, आप किसी भी यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम को देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत ही VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, रक्त और हड्डी के उदाहरण है, यानी कि रक्त और हड्डी में कौन सा उत्तक होता है। तो आप सभी कारण को याद रखना है कि रक्त हो जाए, हड्डी हो जाए, सारे में जो होते हैं संयोजी उत्तक होते हैं और संयोजी उत्तक से संबंधित आपको बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है। तो देखिए आपको याद रखना है कि जल का जो कार्य होता है, पौधों में जो जल का कार्य होता है उसे लोग जाइलम उत्तक करते हैं, और जो पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है ये आपको खनिजों का प्रवाह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या, खनिजों का संचरण, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। तो केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है। तो केला जो खाने पर हम लोग जो सबसे अच्छा विटामिन मिलता है वो विटामिन B है, ठीक है। तो केला विटामिन B का सबसे एक अच्छा स्रोत है। विटामिन A के बारे में मालूम होगा कि विटामिन A के कमी के कारण रतौंधी होती है, आँख से संबंधित बीमारी होती है और इसे हम लोग रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड ये किस में होता है, तो ये आपको मिर्च में होता है, आंवला में होता है विटामिन C। विटामिन D ये हम लोग सूर्य के प्रकाश के माध्यम से भी ले सकते हैं, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरित गति का समीकरण नहीं है। तो आपको याद होगा कि गति की 3 समीकरण हैं और मैंने आपको सारे समीकरण बता रखा है, ठीक है। देखिए V बराबर U प्लस AT फर्स्ट समीकरण है, ये देखिए जो फर्स्ट समीकरण है, और S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर ये सेकेंड समीकरण है, और थर्ड समीकरण है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2S, ठीक है। और जो C ऑप्शन दिया गया है ऐसा कोई समीकरण नहीं है, इसीलिए यहाँ पे C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट समीकरण है, सेकेंड समीकरण है और थर्ड समीकरण है, इसको आपको याद रखना होगा, इसका कोई सिंपल सा ट्रिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, घर्षण बल हमेशा, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, हमेशा ये ऋणात्मक होता है, ठीक है। घर्षण बल कैसे, यानी कि हम लोग किसके कारण चल पाते हैं। तो हम लोग जब भी चलते हैं जूता या फिर चप्पल पहनकर उसमें घर्षण लगता है, ठीक है। घर्षण लगता है और हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, तभी हम लोग आगे की ओर बढ़ पाते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो ये हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं मेंशन किया गया है, डेयरी में प्रयोग की जाने वाली दूध से क्रीम अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो बहुत ही अभी फेमस क्वेश्चन है, डेयरी में प्रयोग की जाने वाली दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग अपकेंद्रीय प्रक्रिया कहते हैं, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अपकेंद्रीकरण, ठीक है। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, लड्डू को घुमाना किसका एक उदाहरण है। ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और सभी कैंडिडेट इसको आप हल कर पाएंगे। लड्डू का घुमाना, लड्डू जो घूमता है हम लोग जो बचपन में घुमाते थे, लड्डू को घूमना किसका एक उदाहरण है। तो ये आपको केंद्रमुखी बल का उदाहरण है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और गुरुत्वाकर्षण के बारे में आपको याद होगा, गुरुत्वाकर्षण सबसे कमजोर बल होता है और नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल होता है। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन मेंशन किया है, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है ये बताना है। तो जो आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है ये आपको किसी भी वस्तु पर लागू होता है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे पृथ्वी और सूर्य पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा भी दिया गया है, पृथ्वी और ग्रह भी दिया गया है, लेकिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये किसी भी वस्तु पर लागू होता है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वस्तु के किसी भी युग्म पर, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का
निरंतर, ठीक है, निरंतर गुरुत्वाकर्षण जी का जो मान होता है, ये संकेत होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, तो ये हम लोग इसे बड़ा जी के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको इसका सिर्फ सिंपल सा चिन्ह दिखाना है, सिंपल सा सिंबल दिखाना है कि गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या होता है, तो बड़ा जी होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं मेंशन किया गया है, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्रियों को वजन कैसा महसूस होता है, ज़्यादा, कम, शून्य या फिर जिस फोर्स पर निर्भर करता है। तो जो अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष की जो वजन होती है बहुत ही अपना शून्य वजन महसूस होता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के से। और साथ ही आपको याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। ठीक है, नॉर्मल आदमी को आपको ये एक नीला दिखाई देता है, लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री होता है उनको जो आकाश है काला दिखाई देता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 kg है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा। ये भी देखिए एक न्यूमेरिकल है और बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे काइंड यहाँ पे कन्फ्यूजन होकर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 60 न्यूटन या फिर 60 kg पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि सभी कैंडिडेट को मालूम होगा कि पृथ्वी पर जो वस्तु होता है उसका द्रव्यमान 1/6 हो जाता है कहाँ पर, चंद्रमा पर, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन, डी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों गलत है। और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन 60 kg। अब बोलेंगे कि 60 kg क्यों होगा, देखिए 60 kg इसलिए होगा कि द्रव्यमान कहीं भी बदलता नहीं है। चंद्रमा पर अगर आपका 60 kg वजन है तो फिर आपका पृथ्वी पर भी उतना ही वजन होगा, यानी कि अगर आपका वजन पृथ्वी पर 50 kg है तो चंद्रमा पर जाने पर भी जो आपका द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान है आपको 60 kg ही होगा, यानी कि 60 kg ऊपर 60 kg नीचे ही होगा। लेकिन अगर यही वजन होता तो यहाँ पे ये 1/6 हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर अगर आपका वजन जो पृथ्वी पर वजन होता है वो चंद्रमा की तुलना में 6 गुना होता है और वहाँ पे 1/6 होता है, लेकिन द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है। बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो द्रव्यमान और यहाँ पे भार में बिल्कुल फर्क होता है, बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है, तो ये होता है आपको पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है ये बिल्कुल शून्य होता है, इसलिए यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ऊपरी प्रणोद और भार प्रयुक्त होते हैं। तो ऊपरी प्रणोद हम लोग सबसे पहले तो आपको याद रखना है प्रणोद बल किसे कहते हैं, तो प्रणोद बल या उत्क्षेप बल या फिर उत्प्लवन बल ये हम लोग कहते हैं, जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और ये जो सारे जो बल हैं ये आपको विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि ऊपरी प्रणोद बल कहा जाए, उत्प्लवन बल कहा जाए या फिर उत्क्षेप बल कहा जाए, सारे एक ही बल का नाम है उत्प्लवन बल का, ये जो है विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो मैंने आपको बहुत इसका सिंपल सा ट्रिक बताया है कि जो अपने फिर से अगर अपने अवस्था में अगर वो आ जाता है तो वो हम लोग भौतिक परिवर्तन मानेंगे, और जो परिवर्तन जो है अपनी पुनः अवस्था में नहीं आता है उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो आपको सिंपल सा इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी का बर्फ में बदलना। इसका राइट आंसर इसका ये ऑप्शन इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिए पानी को अगर हम लोग बर्फ बनाते हैं तो फिर ये दोबारा ये बर्फ और पानी बदल सकता है, लेकिन देखिए मानो में श्वसन, दूध से दही बना, अगर क्या हम लोग दूध से जब दही बना देंगे फिर दूध होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मानव का पचन भी आपको दोबारा रिपीट नहीं हो सकता है। तो इसका सिंपल सा एक ठीक ये होता है कि जो अपने दोबारा अपने अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वो हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन आपको नहीं बताना है, आपको बताना है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि रासायनिक परिवर्तन नहीं है यानी कि भौतिक परिवर्तन को बताना है। ठीक है, आपको वैसे ऑप्शन को चुनना है जो कि वो दोबारा अपने अवस्था में परिवर्तित हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जल का जलवाष्प में परिवर्तन होना। ठीक है, ये दोबारा हम लोग अगर जल वाष्प में बदल जाता है तो उसको हम लोग पानी के रूप में भी ला सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.022 × 10⁻23। तो देखिए आपको याद रखना है कि कॉपर के एक अणु में या फिर किसी भी तत्व के अणु में अगर पूछा जाए कि कितने अणु होते हैं, किसी भी तत्व के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा यही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉपर की जगह कोई भी यहाँ पे तत्व होता तो यहाँ पे जिसका भी राइट आंसर यही होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि एक अणु के कितने परमाणु होते हैं, किसी भी तत्व का नाम देकर पूछा जाए तो आपको ये राइट आंसर यही देना होगा, 6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, नीचे दिए गए
चार शब्दों में से तीन किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा भिन्न है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेशियम, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि देखिए जो जर्मेनियम है, सिलिकॉन है और जो गैलियम है, ये जो एस ब्लॉक के तत्व है, सॉरी ये पी ब्लॉक के तत्व है, ठीक है। लेकिन जो पोटेशियम है ये आपको एस ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। ये जो तीनों है ये आपको पी ब्लॉक का तत्व है और पोटेशियम जो है सी ब्लॉक एस ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं समझ में आएगा कि सर आखिरकार हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एस ब्लॉक है कौन सा पी ब्लॉक है। तो इसके रिगार्डिंग में बहुत ही एक सिंपल सा वीडियो लेकर आने वाला हूँ जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है, तो आपको बताना है कि धातुओं के बारे में कौन सा कथन है जो कि गलत है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि दिया गया है ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ये जो धातु होते हैं ये विद्युत ऋणात्मक नहीं होते हैं, ये विद्युत धनात्मक होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ऋणात्मक की जगह धनात्मक दिया जाता है तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक दिया गया इसलिए गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है, न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में कौन मौजूद होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन के अलावा सभी परमाणुओं में हाइड्रोजन उपलब्ध होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही फेमस है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था कि 2n² होता है और इसका जो शुरुआत होता है ये होता है KLM, ये सब सारे कक्षे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो m है आपको 3 नंबर पा रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 3 का स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर क्यों करना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है। तो n की जगह आपको 3 लेना है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 दूना के 18, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर यहीं यल के बारे में पूछा जाता है कि यल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो हम लोग यहाँ पे 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना के 8, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाता है। अगर एल के बारे में पूछा जाता है तो, ठीक है। तो बिल्कुल आपको कक्षा का नाम याद रखना है KLMN, ठीक है। और आपको 2n² फॉर्मूला पर आपको इसको फाइंड कर लेना है, इसको हल कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, 12वें कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहते हैं। 12वें कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि संयोजक इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में अंतर भी होता है। क्या अंतर होता है, क्वेश्चन आने पर मैं बिल्कुल आपको यहाँ पे इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखिए मेंशन किया गया है, 72वें कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहा जाता है, संयोजक इलेक्ट्रॉन, एक क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जिस परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है यानी कि भारी होती है उसकी संयोजकता क्या होगी, तो उसकी संयोजकता शून्य हो जाएगी, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में अंतर होता है। अंतर क्या होता है, तो इसका अंतर सिंपल से ये होता है कि देखिए जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है और बाहरी कक्षा में अगर 5 तक इलेक्ट्रॉन है तो वहीं उसकी संयोजकता हो जाएगा, लेकिन 5 से जैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक बेसी होगा, ज़्यादा होगा, तो हम लोग 8 में से घटा लेंगे, ठीक है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, मैं इसका हैंडराइटिंग में एक सोल्यूशन लिखकर आपको दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। तो हमारे शरीर में नमक की जो मात्रा होती है ये होती है 0.4%, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है। तो जो रक्तहीन सर्जरी है ये हम लोग लेजर के माध्यम से करते हैं, जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है और लेजर के माध्यम से बहुत सारे बड़े बड़े ऑपरेशन भी इस समय हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, पेड़ की आयु का निर्धारण कौन करता है या फिर कैसे होता है। इसके तने की त्रिज्या से, वार्षिक गोले की संख्या से, शाखाओं की संख्या से या फिर इसके तने की परिधि से। तो जो पेड़ों की आयु ज्ञात की जाती है ये वार्षिक वलय की संख्या गिनकर यहाँ पे की जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है। यानी कि हम लोग जब खाकर कोई खाना पचा लेते हैं, पाचन कर लेते हैं, तो अंतिम जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है, तो यह होती है रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। और आप सभी काइंड रासायनिक ऊर्जा के बारे में जानते होंगे, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा के मैंने पहले बता दिया है। नेक्स्ट टाइम देखिए मेंशन किया गया है, ओरल वैक्सीन के उदाहरण, ओरल वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन फेमस है और मैं आपको बता दूं कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था, तो पोलियो वैक्सीन की खोज जो है आपको, या फिर पोलियो टीका की खोज ये आपको जोनास सोल के द्वारा किया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब ओरल पोलियो वैक्सीन का
क्वेश्चन में कह दिया जाए उसमें आपको अल्बर्ट साइमिन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा अल्बर्ट साइमिन। अगर यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि पोलियो वैक्सीन किसको द्वारा विकसित किया गया था या फिर पोलियो को टीका की खोज किसने किया था, उसमें आपको जॉन सल्क होता, लेकिन यहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीन है इसीलिए अल्बर्ट साइमिन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है सामान्यतः पेड़ की टहनी का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है। यानी कि हम लोग दांत साफ करते हैं सुबह में जो ब्रश करते हैं तो हम लोग दातुन के रूप में किस पेड़ का हम लोग उपयोग करते हैं। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया है आम, नीम, सौगन या फिर केला। तो सामान्यतः हम लोग नीम का पेड़ का जो यूज है ये हम लोग दांत साफ करने में करते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। यानी कि यहाँ पे 4 हार्मोन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा हार्मोन है जो कि जानवर में नहीं नहीं पाया जाता है, ठीक है। जो है ऑक्सीन हार्मोन है ये आपको पौधों में पाया जाता है जो कि इसके पौधे के वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है। और जो इंसुलिन है, थायरोक्सिन है और एड्रेनलिन है ये आपको क्या जानवरों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको यही इसका राइट आंसर दे देना होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है। तो बहुत सारे फल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेब का खाने वाला भाग क्या कहलाता है, आम का खाने वाला भाग क्या कहलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है केले का खाने वाला भाग हिस्सा क्या कहलाता है। इसे हम लोग अंतःफिल भित्ति या फिर मध्य फल भित्ति कहते हैं, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन के कमी के कारण एक घेघा रोग होता है, लेकिन यहाँ पे घेघा रोग नहीं दिया गया, लेकिन कोई बात नहीं, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंटमाला हो जाएगा, जो कि घेघा रोग को ही हम लोग कहते हैं, ठीक है। और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि आयोडीन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो घेघा रोग होता है या फिर गंटमाला रोग होता है। रतौंधी ये आँख से संबंधित है जो कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है। सुखंडी यानी कि सूखा रोग ये विटामिन डी के कमी के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो कुत्ते काटने से रेबीज होती है जिसे हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखे हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।